India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकास्त को यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य पर भी हैरानी जताई है कि पुरकास्त के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रबीर पुरकास्त की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया। यूएपीए के तहत गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रबीर पर जमानत की शर्त तय करते हुए कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड और श्योरिटी पर जमानत दी है। इसके अलावा प्रबीर बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा गवाहों और मामले अप्रूवर के संपर्क नहीं करेंगे और आपको बता दें साथ ही वे केस की मैरिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। पीठ पुरकास्त की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकास्त की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करार दिया है। प्रबीर को पिछले साल दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली प्रबीर पुरकास्त की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे गिरफ्तारी का आधार प्रभावित हुआ है। इसीलिए प्रबीर पुरकास्त की गिरफ्तारी को हम निरस्त करते हैं। जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर उनकी रिहाई की जाएगी। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 30 अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। गौर करने वाली बात यह है कि पुरकास्त पिछले साल 2 अक्टूबर से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत हिरासत में है। It is a very, very major and a big relief because we have been maintaining from the very beginning that the entire proceedings against him were illegal and the manner of arrest and the remand proceedings were illegal, which has now been upheld by the Honorable Supreme Court. पुरकास्त ने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार रिमांड आवेदन में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का तर्क था कि रिमांड आदेश में दर्ज समय सुबह 6 बजे गलत था और इसे आरोपी के वकील की सेवा के बाद पारित किया गया। हालांकि इस तर्क ने न्यायालय को प्रभावित नहीं किया। उसने कहा कि ये केवल न्यायिक आदेश में दर्ज समय के अनुसार ही चलेगा। प्रबीर ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी। वर्तमान फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया। प्रबीर पुरकास्त को यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक पोर्टल के जरिए राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने और इस काम के लिए चीन से फंडिंग लेने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुरकास्त को पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया था, इसीलिए वे जमानत के हकदार हैं। इस मामले में पिछले सप्ताह अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकास्त की गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की खिंचाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपर्याप्त धन और वन विभाग के अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 की ड्यूटी में लगाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत दुखद स्थिति है, काम के बजाय आप केवल बहाने बना रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई है और मंजूर की, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही क्यों खर्च किए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया। राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर की आलोचना भी की है कि वन विभाग के अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। राज्य के जंगलों में आग के बावजूद सरकार ने वहां पर लगे कर्मचारियों को चुनाव में क्यों लगाया है। कोर्ट ने कहा कि हमें जो आपने तस्वीरें दिखाई है, स्थिति कहीं ज्यादा भयावह दिख रही है। वकील ने कहा कि जब हम जैव ईंधन के उपयोग को अनिवार्य बना रहे हैं और कोर्ट ने कहा है कि आपने वन अग्नि कर्मचारियों को आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया। सरकार ने कहा कि ये पहले चरण में थी, अब चुनाव ड्यूटी खत्म हो चुकी है और क्योंकि मुख्य सचिव ने हमें निर्देश दिया है कि वन विभाग के किसी भी अधिकारी को चुनाव ड्यूटी पर न लगाया जाए। सरकार ने कहा कि हम अब से ये आदेश वापस ले रहे हैं और उत्तराखंड में जंगलों की आग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। साथ ही 17 मई को होने वाली सुनवाई में चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होकर उत्तराखंड में फायर डिपार्टमेंट में जगह खाली जगह न भरने की वजह और वहां लगी आग को बुझाने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देनी होगी। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट पारिवारिक प्रार्थना सभा में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की 3 दिन की अंतरिम राहत देते हुए इजाजत दी है। बता दें आपको, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी को 10 से 12 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि 9 जून को अंसारी को सुबह कासगंज जेल से गाजीपुर पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा और 10 जून को प्रार्थना सभा में भाग लेना और 11 जून को और 12 जून को परिवार वालों से भी मिल सकेगा। उसके बाद 13 जून को अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल वापस ले जाया जाएगा। कोर्ट में इस दौरान अब्बास अंसारी इस भाषण या राजनीतिक आयोजन में भाग नहीं लेगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि इस दौरान यूपी के डीजीपी और जिला पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, उनके लिए कोई पर्सनल सशस्त्र सुरक्षा नहीं होगी। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि अब कोई रिचुअल नहीं बचा है जिसका आधार लेकर राहत की मांग की गई है। गरिमा प्रसाद ने कहा कि इनकी मां भी लंबे समय से फरार चल रहा है और बता दें आपको कि 50,000 का इनाम भी उन पर है। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं क्योंकि राज्य को सुरक्षा देनी होती है। इसके अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी आदेशों को कोई प्रेसिडेंट न माना जाए और ये भी आदेश में लिखने का आग्रह किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएमएलए के अधिनियम की वैधता में और ईडी के सम्मन को चुनौती देने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल द्वारा दाखिल इस याचिका में कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि इस मामले में ईडी के जवाब पर केजरीवाल को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के 4 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। विधायक और पूर्व मंत्री ने नौकरी के लिए पैसों के आरोपी पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर स्थगन मंजूर किया है, जिन्होंने कहा है कि उन्हें जीएसटी दंड प्रावधानों को चुनौती देने के संबंध में विशेष पीठ के समक्ष उपस्थित होना है। सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम और मुकुल रोहतगी, जो कि बालाजी की ओर से उपस्थित रहे, उन्होंने जल्द ही सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि बालाजी की बाईपास सर्जरी हुई है और वह लंबे समय से हिरासत में है। जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से कहा है कि पूर्व मंत्री को केवल इस आधार पर प्राथमिकता वाली सुनवाई नहीं दी जा सकती कि वह 300 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरोपी व्यक्ति पीएमएलए प्रावधान के तहत वर्षों से जेल में हैं और फिर भी तत्काल राहत नहीं मांग पा रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि हमें पीएमएलए में बहुत सारे मामले मिल रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम आपके इस कथन से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि वह 300 दिनों से हिरासत में है, इसीलिए उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे अन्य मामले भी हैं जहां व्यक्ति आधे से अधिक या लगभग आधे समय से जेल में हैं। एसजी तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि मुकदमा 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। उक्त आदेश के बावजूद बालाजी ने डिस्चार्ज याचिका दायर की है और उस संबंध में निर्णय सुरक्षित रखा है। जमानत खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे में तेजी लाकर इसे 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। इसके बाद वह सभी आधारों को उठाते हुए डिस्चार्ज याचिका दायर करता है, वह इसकी मांग करता रहता है और निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद वह बहस करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाता है, जिस पर सुनवाई होती है और अब निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में अपने पिछले आदेशों के उल्लंघन में दिल्ली के रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की बड़े पैमाने पर जो कटाई है उसे संबंधित मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए के वाइस चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक अपमानना कार्रवाई शुरू कर सकता है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडे को फटकार लगाई है और अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित थे। बता दें आपको क्योंकि वह दिल्ली में पेड़ों की कटाई के संबंध में अदालत के विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं थे। जनहित याचिका ये कहते हुए दायर की गई कि रिज जो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में बचा एकमात्र वन क्षेत्र है, निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई का शिकार हुआ है। मुख्य छतरपुर रोड से सार्क यूनिवर्सिटी CAPFIMS और दिल्ली के मैदान गढ़ी, सरयूपुर और सतबरी क्षेत्र में अन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंच सड़कें। पिछले अवसर पर अदालत ने सरकारी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था और उन्हें अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीधे डीडीए वाइस चेयरमैन पांडा से पूछा कि पेड़ों को काटने की अनुमति किसने दी। जस्टिस ओक ने कहा कि सबसे पहले हमें उन अधिकारियों का नाम बताएं जिन्होंने पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। पेड़ों को काटने में शामिल अधिकारियों के नाम बताने में असमर्थ पांडा ने जवाब दिया कि पेड़ों को काटने का काम जूनियर स्तर के व्यक्तियों द्वारा किया गया था। अदालत के इस सवाल के जवाब में कि पेड़ों को काटने की पूरी कवायद किसके निर्देश पर की गई, पांडा ने अदालत को बताया कि ये पूरी कवायद ठेकेदार द्वारा की गई। कोर्ट ने पांडा से पूछा कि क्या पेड़ों को काटने के लिए ठेकेदार को कोई अधिकार दिया गया था, क्योंकि ठेकेदार को केवल सड़क निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। ये जानने के बाद कि पांडा स्थिति के बारे में अस्पष्ट थे, अदालत ने पेड़ों को काटने की पूरी कवायद को दुखद स्थिति के रूप में टिप्पणी की है और अदालत ने संकेत दिया है कि पेड़ों को काटने की पूरी कवायद ठेकेदार द्वारा पेड़ों को काटने के लिए डीडीए से कोई प्राधिकरण प्राप्त किए बिना की गई। अदालत ने डीडीए वाइस चेयरमैन को हलफनामा दाखिल कर ये बताने का निर्देश दिया कि वह उस पूरे क्षेत्र को बहाल करेंगे जहां पर पेड़ गिरे। पांडा द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कि न केवल डीडीए की भूमि पर लगे पेड़ काटे गए बल्कि जंगल के क्षेत्र में भी पेड़ काटे गए। अदालत ने पांडा को उन उपचारात्मक
उपायों पर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से गर्भवती महिलाओं को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति मांगने वाले एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश धीरज कुमार ठाकुर की और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें इस आशय का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 1 मई के अपने आदेश में कहा कि हम प्रतिवादियों को ये निर्देश देते हुए वर्तमान जनहित याचिका का निपटारा करते हैं कि उन्हें वर्तमान याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहिए, जिस पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उचित निर्णय लेते हुए विचार किया जाए कि जो महिलाएं पारिवारिक है उन्हें डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अदालत केसना गौड़ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं वे वोट डालने में असमर्थ हैं। इसलिए जिस तरह सरकार 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति देती है, उसी तरह सरकार या ईसीआई द्वारा गर्भवती महिलाओं को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए एक समान प्रावधान किया जाना चाहिए। इसका विरोध किया गया। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 पर भरोसा किया, जो कि चुनाव आयोग को किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र के रूप में सूचित करने की शक्ति प्रदान करती है। ये तर्क दिया गया कि आयोग को गर्भवती महिलाओं को डाक मतपत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। जवाब में आयोग वकील ने बताया कि लोकसभा चुनाव पहले ही शुरू हो चुके हैं, इसीलिए ये सुझाव दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर भविष्य के चुनावों के लिए चुनाव द्वारा विचार किया जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.